किसानों के को लेकर के जो कानून थे वो आखिरकार वापस में हो गए और उनको वापस होना ही था जिस तरीके के हालात बनते चले जा रहे थे। लेकिन आखिर क्या हुआ है जो किसानों के कानूनों को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा? इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तर्क होते रहे हैं। शुरू में सरकार के पक्ष में बहुत सारे तर्क आए। बाद में किसानों के जो आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में बहुत सारी बातें आई और लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, यही शायद बात सही है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इन कृषि कानूनों को वापस लेने के खिलाफ में रहा है। उसकी हमेशा से मुखालफत करता रहा है। ये किसानों का एक बड़ा वर्ग है, ये भाजपा के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है और ये एक बड़ा वर्ग है सुधारवादी लोगों को, जो ये लोग सोच रहे थे कि इससे किसानों की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा, उनका एक बड़ा वर्ग है। जानते हैं कि उद्योगों को तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबावों से मुक्ति 90 के दशक में मिल गई थी। लेकिन किसानों को वो मुक्ति नहीं मिली और इस जो कोशिश की गई, एक कोशिश कह रहा हूँ, पूरी तरीके से मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोशिश की गई, वो उस कोशिश में चाहे राजनीतिक कारणों से, चाहे जल्दबाजी की वजह से, वो सफलता नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जब ये किसानों का बवाल ज़्यादा बढ़ा, हिंसा बढ़ी, 26 जनवरी वाली हिंसा हम लोग देख ही चुके हैं और उसी के आसपास में सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर एक कमेटी गठित की थी और इस 3 सदस्यीय इस कमेटी में अ क्षेत्रकारी संगठन जो देश का बहुत बड़ा किसान संगठन है, महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में उसका बहुत बड़ा प्रभाव भी है, उसके अध्यक्ष अनिल घनवट जी भी थे, उसके सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 2 महीने में इसकी रिपोर्ट को लागू होना था, लेकिन इन किसान संगठनों ने समिति ने इस पर काफ़ी मेरे ख्याल से 72-73 किसान संगठनों से बातचीत करके वो रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट तो वो नहीं आई जैसे कि बाकी और रिपोर्टों का हमारे देश में होता है, रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन किसानों की हालात को समझने में हमें आसानी ज़रूर हो सकती है। तो बहुत-बहुत आभार अनिल गंगवट जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया इस समस्या को समझने के लिए। आपको क्यों लगता है कि इससे जब ये कानून वापस हो गए हैं, तो किसानों का नुकसान क्यों हो रहा है? या जो सुधार होने थे वही नहीं हो रहे हैं, वो ठंडे बस्ते में चले गए? नमस्ते जी। अ, ये जो कानून लाए गए थे, ये क्यों लाए गए थे? क्योंकि पिछले कई सालों से आज़ादी के बाद से हमारे देश के किसानों की तरक्की रुक गई थी। कृषि क्षेत्र की तरक्की रुक गई है और इतनी खस्ता हालत हो गई कि किसानों को गाँव छोड़ के शहरों की तरफ जाना पड़ रहा है। किसानों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो इनमें कुछ तो बदलाव चाहिए जो किसानों की हालत सुधारे और उसका एक प्रयास अभी जो सरकार सत्ता में है केंद्र में, उन्होंने एक कदम उस दिशा में उठाया था। ये सब क्यों है? क्योंकि कृषि को बहुत ही दबाया गया है, बहुत ही ज़्यादा उसपे रेगुलेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। किसान को मंडी की आज़ादी नहीं है, किसान को तकनीक की आज़ादी नहीं है। कम से कम ये मार्केट फ्रीडम देने की कोशिश इन कानूनों के ज़रिए की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से किसान ही उसके खिलाफ खड़े रहे और किसानों को कुछ झूठ-मूठ बता के वहाँ पे बिठाया गया और तो देश को सुधारों की ज़रूरत है। कानून फिर भी आ सकते हैं, लेकिन सुधार होने चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। हमारे देश का किसान सरकार की तरफ से लूटा जाता है, ये बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूँ मैं। सरकार की तरफ से लूटा जाता है और उसके हमारे पास सबूत है। ओईसीडी का जो रिपोर्ट उनकी जो रिपोर्ट आई है, उसमें साफ-साफ कहा है कि भारत के किसानों को
माइनस नेगेटिव सब्सिडी मिलते हैं, -14%, और 20 साल में 45 करोड़ रुपया जो किसानों की जेब में जाता था, वो लूटा गया। ये इतनी बड़ी रकम है कि हमारे पूरे देश के किसानों का जो भी कर्जा बकाया है, वो ये र सिर्फ 15 लाख करोड़ के दरमियान है, और जी, किसानों की लूट 45 करोड़ है, तो तिगना हमसे लिया गया। हम के ये कर्जे में रहते ही नहीं अगर ये पैसा मिल जाता। आप 45 लाख करोड़ कह रहे हैं, 45 करोड़ कह रहे हैं? 45 लाख करोड़। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वही वही करेक्शन कर रहा था हाँ। मैं। जी, मैं सवाल ये है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा था या अच्छे होने बहुत अच्छा तो नहीं होता है, अच्छे होने की सुधार की तरफ ये कदम था, आखिर सरकार ने भी स्वीकारा, मोदी जी ने भी स्वीकारा, प्रधानमंत्री ने स्वीकारा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। आखिर आप क्या मान रहे हैं कि किसानों को प्रधानमंत्री समझा क्यों नहीं पाए कि उनके भले की ये चीज़ है या अच्छी चीज़ है या इस पे काम करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा? इस बारे में मैं कहूँगा कि सरकार की 2 गलतियाँ हुई हैं। पहले तो जब कानून लाए गए तभी अगर ठीक से उस पे चर्चा होती, वो कानून अगर लोगों में दिए जाते, चर्चा होती उस पे, मीडिया पे चर्चा होती, पार्लियामेंट में चर्चा होती, तो सभी किसानों को पता चलता कि इसमें एमएसपी होने का कोई नाम भी नहीं है, इसमें एपीएमसी रद्द होने वाली नहीं है, इसमें किसी की ज़मीन जाने की कोई आशंका नहीं है। लेकिन वो काम नहीं किया गया करके आंदोलन खड़ा हो गया। अगर वो होता तो आंदोलन ही नहीं खड़ा होता। और एक बार कानून तो आपने जारी किए, तो जारी करने के बाद भी जो लोग कह रहे थे कि ये काले कानून है, तो इसमें सफेद क्या है, ये जो बताना चाहिए था गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने, उनके मंत्रियों ने, लीडर्स ने, वो नहीं किया गया। किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। हम किसान संगठन के लोग बता रहे थे महाराष्ट्र में एजिटेशन क्यों नहीं हुआ इसके खिलाफ, क्योंकि हम लोगों को एजुकेट कर चुके थे कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें त्रुटियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, कैसे सुधारा जा सकता है। ये टोटल हमने जब से ऑर्डिनेंस निकाला, तब से हमने वीडियो बनाए हैं, हमने आर्टिकल्स लिखे हैं लोकल पेपर्स में, और किसानों को पता है कि ये कानून हमारे हित के हैं, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, और वो हो जाएगी ऐसी हमें आशंका थी। लेकिन 1 साल भर आंदोलन चला, किसी भी नेता ने गाँव में जाके या आंदोलन स्थल पे जाके अगर कहते कि इसमें ये है, ये लोग जो आपको बता रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। इस आपकी एमएसपी बंद होने वाली सॉरी, एमएसपी बंद होने रही है, एपीएमसी और मजबूत हो जाएगी, और आपकी ज़मीन जाने की कोई आशंका नहीं है इसमें। ये अगर मैसेज जाता लोगों तक, तो शायद ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाता। जी। अ, अगर लेकिन क्या आपको आप जो बात बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। तो हाँ। आपका ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है। जबकि सरकार का दावा है नरेंद्र सिंह तोमर ने, बाकी प्रधानमंत्री ने और बहुत बार-बार कहा कि साहब आइए किसानों से बैठिए, हमें तर्क के साथ समझाइए, आपको कहाँ करेक्शन करना है वो बताइए। तो वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँच पाई है। तो उसके लिए ये ठीक है कि संसद में बहुत बहस नहीं हुई, सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, एक एक झटके में पारित करा लिया गया था। लेकिन उसके बाद की कोशिशों में जब आप लोग एक तरफ एक कर रहे थे, तो सरकार आपके समर्थन में, आपके देखा-देखी में क्यों नहीं आ पाई? यही तो गलती है उनकी, नहीं आ पाए। और मैं बहुत बड़ा आरोप कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, यह आरोप तो मान लिया है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने उनके भाषण में कहा है कि हम लोगों तक ये संदेश पहुँचाने में असफल रहे, उनके शब्द है ये। उन्होंने मान लिया है कि वो असफल रहे हैं, इसलिए गलती तो हो चुकी है। अब हमें आगे क्या कैसा कदम रखना चाहिए, इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जी। आप सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति में थे। 2 महीने में आपने 72-73 संगठनों से बात की। आखिर उस बातचीत में क्या निकल कर के आया? उन्हों का क्या मत था किसान संगठनों का?
और क्या-क्या उसके तथ्य निकल के आए? उसमें से जितने भी हमने सिर्फ किसान संगठन के नेता नहीं, तो एफपीओ चलाने वाले जो भी गुट है, उनके नेताओं से बात की। एपीएमसीज़ के जो चलाने वाले डायरेक्टर बॉडी है, उनसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव से बात की। हमने ट्रेडर्स से बात की, एक्सपोर्टर से बात की, मिलर, जिनर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमने सबसे बात की और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये कानून होने चाहिए। उन्होंने भी कुछ सुधार हमें सजेस्ट किए थे, वो हमने इंक्लूड किए हैं। सबके सजेशन, सबके एप्लीकेशन, सबके कंसर्न्स हमने उसमें एड्रेस किए हैं। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनी है और वही रिपोर्ट अगर लोगों के सामने आती, मीडिया के सामने आती, तो शायद वो आंदोलन हाँ, खत्म हो जाता। क्योंकि ये एक डर फैलाया गया किसानों में कि आपकी ज़मीन नहीं जाएगी। ज़मीन तो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होता है किसी भी किसान के लिए। तो जमीन जाएगा लो तो उन्होंने तो पगड़ी संभाला जट्टा लुट गया माल, इस तरीके से लोगों तक बात पहुंचाई। तो कोई भी किसान है अगर उसकी जमीन कोई हथियाने की कोशिश करेगा तो वो सड़क पे बैठेगा ही। दूसरी बात यह है कि ये जो एपीएमसी है, ये एपीएमसी पंजाब हरियाणा में एक अलग चीज है और बाकी पूरे देश में एक अलग चीज है। पंजाब हरियाणा में एपीएमसी तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है। हमारे यहाँ एपीएमसी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं है। वहां तो ओपन मार्केट होते हैं, ओपन ऑक्शन होते हैं, सभी तरह की चीजें आती है, सिर्फ धान और गेहूं नहीं। अब इनको ये कहा गया कि अगर एपीएमसी बंद हो जाती है क्योंकि बाहर बेचने की इजाजत मिलेगी, तो क्या करेंगे आप कहाँ बेचेंगे? ये राकेश टिकैती हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि आप एपीएमसी नहीं रहे तो कहाँ बेचेंगे? एक जगह बताओ कहाँ बेचेंगे? भाई महाराष्ट्र में आ जाओ, आपको 10 जगह दिखाता हूँ कहाँ-कहाँ बेच सकते हैं। जहाँ घर में आके, खेत में आके व्यापारी हमसे माल उठा के ले जा रहा है, जहाँ सड़कों पे सौदे हो रहे हैं, यहाँ मदर डेयरी जैसे, यहाँ बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियों ने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स लगाई है छोटे गाँव में और वहाँ वो 2-3 दिन पहले बताते हैं कि अगले 3 दिन में हम मिर्च इस भाव से लेके, धनिया ये भाव से लेंगे, हम टमाटर इस भाव से लेंगे और किसान वहाँ जाके बेच रहा है। वो ऑनलाइन ट्रांसफर उसी दिन पैसा उसका हो रहा है। उसका ट्रांसपोर्टेशन का मंडी तक का खर्चा बच रहा है, पैकिंग का खर्चा बच रहा है। पूरा दिन उसका वहाँ वेस्ट हो जाता है मंडी में पैसे मिलने तक, वो बच रहा है। तो किसान प्रेफ़र कर रहे हैं और उनको ऑप्शन है, मंडी में जाओ। अगर आपको लगता है कि मंडी में दाम अच्छे हैं तो मंडी में जाओ। आपको अगर अच्छा ये लगता है कि बिग बास्केट के प्रोक्योरमेंट सेंटर पे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वहाँ जाओ। हम तो बस ये चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिले। हम ये नहीं चाहते कि मंडी बंद हो। मंडी तो आज की तारीख में एक प्राइस डिस्कवरी की जगह है, वो रहनी चाहिए, वो और भी सशक्त होनी चाहिए। एपीएमसी जब बनाई गई तब उसमें सिर्फ वो एक नीलामी की जगह उसका इंटेंशन नहीं था। एपीएमसी में जो भी रेवेन्यू आता है उसमें से एपीएमसी भी खुद ट्रेडिंग कर सकती है, एपीएमसी प्रोसेसिंग कर सकती है, एपीएमसी के कोल्ड स्टोरेज हो सकते हैं, गोडाउन्स हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। बस वहाँ पे सेस का जो पैसा आता है वो खाया गया, वो किसानों को हित का भी नहीं है। और दूसरी एक बात है कि अगर मेरे घर पे कोई आके मेरा माल उठाना चाहता है, तो किसान अपने दाम बोलता है कि मेरा आलू इस भाव से दूँगा, मेरा टमाटर इस भाव से दूँगा, मेरा सोयाबीन इस रेट के नीचे नहीं दूँगा। जब हम मार्केट में लेके जाते हैं, एपीएमसी में लेके जाते हैं, तो वहाँ नीलामी हो जाती है। किसान को नहीं पूछा जाता कि किस दाम से आपको बेचना है। जो भी नीलामी होगी वो उतना ही पैसा लेके घर आना पड़ता है। ये फ़र्क है इसमें। ये जो फ्रीडम का पार्ट है, फ्रीडम टू चूज़ जो होना चाहिए, वो किसानों को नहीं मिल रहा है। और हाँ, 40 साल से हम माँग रहे हैं कि किसानों को मंडी की आज़ादी दो, तकनीक की आज़ादी दो। तो किसान अपने आप मार्केट से लड़ेगा और कमाएगा। जो बात मैंने बताई थी कि 45 लाख करोड़ रुपया जो लूटा गया, ये तो इंटरनेशनल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट का कंपैरिजन है। इनके रेगुलेशन की वजह से इतना पैसा कम मिला है। अगर ये रेगुलेशंस नहीं होते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम 45 लाख रुपया 20 साल में ज़्यादा कमा सकते थे। अब भी वक़्त क नहीं गया है। अब भी हमारी देश की कृषि नीति
ठीक से बननी चाहिए। हमारे देश को कृषि नीति ही नहीं है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि नीति ही नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब पहली बार ये देश की कृषि नीति पे चर्चा हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है और मोदी जी को मैं धन्यवाद दूँगा कि उनके एफर्ट्स की वजह से कम अ, ये चर्चा तो शुरू होगी, कृषि नीति कैसे होनी चाहिए। तो हमारा जो सपना था शरद जोशी जी के नेतृत्व में हम जो मांगे कर रहे थे, हम कई बार दिल्ली में लाखों लोग लेके आ चुके हैं, इन्हीं मांगों के लिए आज फिर एक बार देश के सब भी जो भी अर्थशास्त्री है, वो बात कर रहे हैं, किसान नेता बात कर रहे हैं, मीडिया बहुत ही अच्छी तरह से इसको ये दे रहा है, कवरेज दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब इसमें से कुछ तो अच्छा ज़रूर निकलेगा। आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद 26 जनवरी का आतंक देख लिया, 700 किसान मरने की बात हो गई और तब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है या हो रही है। लेकिन ये जो आपकी रिपोर्ट थी, उसमें और क्या-क्या ऐसे तथ्य थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट या जो भी अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्यों नहीं किया, ये तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं अभी तक रिपोर्ट जारी की गई है? वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो हमने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसका क्या करें। हम तो बस एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के जैसे थे जो ये पूरा डाटा खंगाल के पूरे लोगों से इंटरव्यू करके उनको एक सबमिशन देना था। वो हमने काम ईमानदारी से और समय में किया है, समय के दायरे में किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ये कब रिलीज करना है। लेकिन मोटे तौर पे अगर बताना आप जानना चाहेंगे तो एपीएमसी के बारे में कुछ सुधार हमने किए हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून था उसमें भी सुधार किए हैं। इन दोनों कानूनों में एक कॉमन जो बात थी वो डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात थी। अगर कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसको कैसे निपटा जाए। तो इन कानूनों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो जिम्मेवारी सौंपी थी। हम एसडीओ के पास जाएंगे, वहां अगर सेटल नहीं हुआ तो इसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और कलेक्टर के यहाँ जो भी निर्णय होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद हम कहीं अपील नहीं कर सकते। तो इसके बारे में लोगों का विरोध था, हमारा भी विरोध था, किसान संगठन बोल के शेतकरी संगठन के तौर पर। और हमारी रिपोर्ट में हमने उसको एक अलग मैकेनिज्म सजेस्ट किया है, रेकमेंड किया है। वो तो रिपोर्ट में है लेकिन वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनको पहले प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अगर इलेक्शन आए तो उनको 2-3 महीना बस इलेक्शन का काम करना पड़ता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट कहाँ से करेंगे? उनको अगर बाढ़ आती है तो वहाँ जाना पड़ता है, अकाल पड़ता है तो वो कंसर्न्स होते हैं। तो ये दे आर दे उनको पहले ही बहुत ज़्यादा काम है और ज़्यादा काम देंगे तो उनसे होगा नहीं। और हमारे यहाँ तो भी इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे किसानों का भरोसा नहीं है। ये बिक जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। तो हमने एक अलग मैकेनिज्म सजेस्ट किया है, वो रिपोर्ट में आ जाएगा बाहर। ये दोनों बिल्कुल। केस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में इन कानूनों में एक अच्छी बात लिखी थी कि कुछ भी हो जाए किसानों के ऊपर अगर पैसा बकाया है तो किसी भी हालत में उसकी जमीन बेची नहीं जाएगी, उसकी नीलामी नहीं होगी, उसका कॉन्फिस्केशन नहीं होगा। लेकिन गलत बताया गया कि आपकी जमीनें जाएगी, किसी भी हालत में नहीं होगा ये। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके बारे में हमने कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं और वो भी किसानों के और कॉन्ट्रैक्टर के दोनों के हित में है। पहले जो कानून बने थे वो बहुत ही ज़्यादा किसानों के हित में बनाए गए थे ऐसा। तो इस तरह के अगर बाइंडिंग्स हो तो शायद ही कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आएगी। कॉन्ट्रैक्टर आना चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, किसानों को भी वाजिब दाम मिलने के लिए मदद होनी चाहिए। इसीलिए हमने कुछ सजेशंस किए हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में ये तो हमने पहले स्वागत किया था कि उनमें से उन्होंने दलहन, तिलहन या अनाज, प्याज और आलू
ये कमोडिटीज इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे में से उन्होंने निकाल दिया था। हमने कहा वही बहुत अच्छी बात है, हम 40 साल से मांग रहे थे कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ही खारिज कर दो, ये शोषण करता है किसानों का। लेकिन कम से कम ये चीजें निकाली है तो वो हमेशा के लिए निकालनी चाहिए थी। उन्होंने इसमें रख दिया कि अगर पेरिशेबल्स में आलू और प्याज में 100% रिटेल प्राइसेस बढ़ती है पिछले 5 साल के एवरेज से, तो फिर से वो इन्वोक हो जाएगा। और इसका दुष्परिणाम ये होगा, जिस दिन 18 सितंबर को हमारे देश ने ये कानून जारी किए, उसी दिन प्याज पे एक्सपोर्ट बैन लग गया। तो क्या फायदा हुआ ऐसे कानून बनाने से? तो हम ये कहते थे कि भाई इसको हमेशा के लिए निकाल दो, नहीं तो ये कानून ही खारिज कर दो। तो ऐसे अगर होगा तो क्या होगा? अभी जब हमारे इंटरव्यू में वहाँ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के लोग आए थे, तो हमने पूछा कि भाई आप जो एक्सपोर्ट बैन लगाया वो किस तौर पे लगाया? तो उन्होंने कहा कि 5 साल का एवरेज है ₹25, रिटेल प्राइस है, जो सामान्य ग्राहक खरीदता है उसको ₹25 का एवरेज कॉस्ट था ऑनियन खरीदने का। और वो ₹50 हो गया तो 100% बढ़ोतरी हो गई, तो इन्वोक हो गया। तो हमने ये देखा कि अगर ग्राहक ₹25 पे करता है प्याज का, तो उसमें से सिर्फ 29.6% किसान को मिलता है, बाकी तो बिचौलिए खा जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में जाता है। तो ₹25 अगर ग्राहक लेता है तो किसान को मिलता है 7 सवा ₹7। आलू 1 किलो पैदा करने के लिए कम से कम ₹14 लगते हैं। ₹14 खर्च करेंगे तो 1 किलो आलू बनता है, और हमें ₹7 मिल रहा है। और उसके बजाय 50 में बिकेगा तो हमको ₹14 मिलेगा। मतलब हमें सिर्फ जितना खर्चा किया है, जितनी लागत है, उतना ही पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलने की कोई आशंका नहीं है। तो इसके बारे में हमने कुछ सजेशंस दिए हैं, वो तो मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं। और ये जो भी हमने इंटरव्यू लिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव सजेस्टेड इट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि भई ये कानून ही खत्म कर दो। तो जो भी जी। हमारे रिकमेंडेशंस है वो तो सामने आ जाएँगे। ये आपने मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की बात की थी कभी किसानों के लिए। क्या-क्या उसमें कदम उठाए जाएँ जिससे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत हो सके? हमें एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि जितने भी पेरिशेबल्स हमने फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अ, इन सब में 40% जो भी प्रोड्यूस है हमारा वेस्ट हो जाता है, फेंकना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। 40% इज़ जस्ट वेस्टेड। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गोडाउन्स बनते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस बनते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगती है, तो ही ये हम बचा सकते हैं। अगर किसी चीज़ टोमेटो है, उसको 2 दिन में नहीं बेचा तो वो फेंकना पड़ता है। अगर उसी टोमेटो का हमने पल्प बनाया, केचप बनाई, प्यूरी बनाई, तो 1 साल तक वो रह सकता है। जब भी शॉर्टेज आएगा तो वो प्यूरी मार्केट में आ जाएगी, तो ग्राहक को भी ज़्यादा दाम नहीं देना पड़ेगा और किसान को भी अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन हमारे इसके लिए इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। हमारे देश के जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या बाहर के देशों में से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खेती में भी आनी चाहिए। ये नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि ये आवश्यक वस्तु, ज़रूरी वस्तु कानून की लटकती हुई तलवार हमेशा उनके सर पे रहेगी। कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाता है और उसमें प्याज रखता है 10,000 टन, और कोई मिनिस्टर को लगता है कि प्याज बहुत महँगा होने वाला है और वो स्टॉक लिमिट लगा देता है कि 10 टन का। तो बाकी प्याज का क्या करेगा वो? उसको तो फेंक देना पड़ेगा या वो फेंकने के दाम में बेचना पड़ेगा। तो ऐसा धंधा कौन करेगा? इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। आप कह दो कि अगले 25 साल में इस तरह का कोई भी आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं आएगा, एक्सपोर्ट बैन नहीं होगा, तो देखो कितना इन्वेस्टमेंट आता है। अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसका ट्रांसफॉर्म करके उसको प्रोसेस्ड कमोडिटी गुड्स में हम डाइवर्ट करके हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। एक आरोप अक्सर लगता रहा है कि सरकार को जो कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है, उसमें बिचौलियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
आंदोलन को बिचौलियों ने खूब पनपाया, बढ़ाया, बहकाया। क्या ये आरोप आपके हिसाब से भी ठीक है या इन्हीं की वजह से ये आंदोलन और बढ़ा? आपका क्या मानना है? मैं तो आरोप नहीं करूँगा, लेकिन मेरे मन में ये आशंका है कि ऐसा ही कुछ होगा। मैं भी किसान नेता हूँ, पिछले 35 सालों से मैं भी आंदोलन करता हूँ। अगर हम कहीं दिन 4 दिन अगर टेंट लगा दें, तो उसका पैसा कहाँ से दें? वो हमें बहुत ही बड़ा सवाल होता है। सब कार्यकर्ता इकट्ठा करके 100-100, 200-200 रुपए इकट्ठा करके उसका हम भुगतान कर देते हैं। अब 1 साल तक आंदोलन चला, वहाँ लोगों को खाने का, सोने का, रहने का इतने सारे टेंट्स किसने सप्लाई किए? यहाँ एयर कंडीशनर्स कहाँ से आए? पंखे कहाँ से आए? मैट्रेसेस, फोम की गद्दियाँ कहाँ से आई? कौन देता है ये? ये किसान तो नहीं इकट्ठा करता, जो खुद मर रहा है, वो इतने सब फैसिलिटीज़ नहीं इकट्ठा कर सकता। कोई है इसके पीछे, हो सकता है जूली हो सकता है कोई ऑपोजिशन की पार्टी का भी फंडिंग हो सकता है, लेकिन ये किसान ये नहीं कर सकते। जो भी किसान संगठन है पूरे देश के, एक भी किसान संगठन में इतनी ताकत नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि साल भर इस तरह का आंदोलन वो चलाए। तो जरूर कोई है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी होगी, बिचौली भी होगी, कोई भी हो सकता है। आपका क्या मानना है कि अब फिर जब बैक टू स्क्वायर वन मामला आ गया है, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से फिर आ गए हैं। हम पिछले 40 सालों में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, जो भी आप समय मानना चाहें, उसमें किसानों को पूरा पैसा क्यों नहीं मिला? क्या सरकारों ने रोक रखा था उसपे? किसानों को इस पैसा ना मिलने के लिए, महँगाई ना बढ़ने के लिए ऐसी नीतियाँ बनाई गई? क्या वजह रही थी? हाँ, बिल्कुल। किसी को भी सत्ता में रहना है तो खाने की चीज़ों का दाम कम रखना पड़ता है और उसके लिए इन कानूनों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये कानून जो किसानों के खिलाफ है, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, फॉरेन ट्रेड एक्ट यूज़ करते हैं, तो ये खत्म होने चाहिए, बंद होने चाहिए, सुधार होना चाहिए और किसानों के हाथ-पाँव में डाली हुई बेड़ियाँ निकाल दो। किसान खुद ब खुद भागेगा, दौड़ेगा और वो खुद की प्रगति करेगा। सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, सरकार ही समस्या है। सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार ही समस्या है। ये ज़रूर बताएँ अब आप कि अब सरकार को क्या करना चाहिए? क्या डिस्कशन करते रहना चाहिए या कुछ और? किस रास्ते पर चलना चाहिए आपको क्या लगता है? डिस्कशन करना चाहिए और पहले ये खेती को लिबरलाइज़ करो। किसान को आज़ादी दो, टेक्निकल फ्रीडम दे दो और मार्केट फ्रीडम दे दो और उसमें सबको साथ लेके चर्चा करो। ऑपोजिशन को साथ लो, ये जो आंदोलन के नेता है उनको साथ लो, हम जो लिबरलाइजेशन सपोर्ट करते हैं हमें साथ लो और एक कृषि नीति बनाए। देश की कृषि नीति बननी चाहिए जो कम से कम 25 साल तक बदलेगी नहीं। इस तरह की अगर नीति बनती है तो ही हल निकलता है, नहीं तो किसान मरता रहेगा। धन्यवाद सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए इतना समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर।